केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 1। हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर्स से पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अगेन पीरियोडिक ट्रेंड्स ही डिस्कस करेंगे और ये फाइनल टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स का, जो कि एलिमेंट्स के हवाले से है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और आज हम लोग जो फाइनल चीज़ देखेंगे वो है हाइड्रेशन एंथैल्पीज या हाइड्रेशन एनर्जीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हाइड्रेशन एनर्जी पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन क्या होती है। डिसोल्यूशन क्या होती है, या मिक्सचर जब आप बनाते हो, सोल्यूशन, या आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर पढ़ चुके हो ना, सोल्यूट्स के, सॉल्वेंट्स और सोल्यूशंस के। तो डिसोल्यूशन भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। अमूमन हमेशा आप इस तरह की एग्जांपल्स आप देखते रहते हो कि आपके पास कोई पानी पड़ा हुआ है किसी एक जार के अंदर, ठीक है, और आप बीच में थोड़ा सा नमक डाल देते हो। ठीक है, बीच में आप क्या डाल देते हो? नमक, NaCl। तो थोड़ी देर बाद वो नमक क्या होता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेट्स से ये नमक बीच बीच में पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और बेसिकली बैकग्राउंड पे हो ये रहा होता है कि जब आप NaCl के डालते हो यूं क्रिस्टल्स बीच में, तो सबसे पहले तो होते हैं वो स्प्लिट। ऑफ कोर्स जब वो स्प्लिट होंगे तो इस प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अभी हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं कि वो एनर्जी क्या होती है और कैसी होती है। हम इसके बाद ये चाहते हैं कि जब वो स्प्लिट हो जाएंगे तो ये यूं बन जाएंगे। ठीक है, और होगा ये कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2O, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन्स। और यहाँ पे आपके लोन पेयर्स होते हैं हाइड्रोजन के। इस वजह से ये जो हैं ये एग्जैक्टली ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूं नहीं होते पानी के अंदर। ठीक है, यूं नहीं होते, थोड़ा सा यूं बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिपेल कर रहे होते हैं इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और ये थोड़े से हाइड्रोजन के जो है अंदर की तरफ आए हुए होते हैं, दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं। अच्छा, अब पानी में होता ये है कि एक इसका नेगेटिव एंड होता है। ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा हाइड्रोजन की निस्बत, तो एक इसका पार्शली नेगेटिव एंड होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन्स पार्शली पॉजिटिव हैं। ठीक है, कि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस वजह से होगा ये कि चूंकि आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है NaCl को, तो वो जो Na के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये Na है, Na+, इसके गिर्द आपके पास H2O इस तरीके से आने लग जाएंगे कि इनका जो पॉजिटिव पोलर एंड है वो पॉइंट करेगा, सॉरी ये मैंने सारे पॉजिटिव कर दिए, ये वाला ट्रेंड होगा आपके अंदर क्लोरीन के साथ। यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्लोरीन, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन माइनस है, तो यहाँ पे वाटर का जिसमें पॉजिटिव एंड आ रहा है ना, वो वाली साइड आपके साथ अटैच होती जाएगी H और अगेन HO। ठीक है, और ये इससे अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह सोडियम जो होगा, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके गिर्द ये जो नेगेटिव एंड है ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और कुछ स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी सिस्टम की थोड़ी सी रिड्यूस होगी। जब सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस होगी तो बेसिकली वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी जो है वो सिस्टम एमिट करेगा, वो रिलीज कर देगा वो इस एनर्जी को, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। या इसको हाइड्रेशन पे जाने से पहले इसको आप डिफाइन कर दो, लेट्स से डिसोल्यूशन एनर्जी। क्या डिफाइन करेंगे हम इसको? डिसोल्यूशन एनर्जी। ठीक है, अब होता यह है कि जब आपका सोल्यूट जो होता है, अब इसमें आपने देखा डिसोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जब आपका सोल्यूट कोई गैसियस आइन हो और आपका सॉल्वेंट जब वाटर हो,
तो उस केस में जो डाइसोल्यूशन एनर्जी होती है हम उसको नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे तो आप ऑयल के अंदर भी कोई चीज डाल सकते हो, आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल सकते हो ना, लेकिन जब वाटर के अंदर डालते हो तो एज द नेम इंडिकेट्स, नेम आपको कैसे बता रहा है, हाइड्रा, हाइड्रा फॉर वाटर। ठीक है, सो आपका वाटर के अंदर जब आप डिसॉल्व करते हो गैसियस आइन को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन आइन जो होता है, ये प्रोटॉन होता है, इसको अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हो तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा। ठीक है, और आपने जब ये प्रोसेस किया तो इस प्रोसेस में आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एंड देन स्मॉल एच फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, और दिस डेल्टा एच इज फॉर एनर्जी रिलीज या हीट रिलीज्ड। ठीक है, सो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो 1075 किलो जाउल्स पर मोल आपके पास आ गई एनर्जी, और ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी के अलावा एक पीछे मैंने जिक्र किया था कि जब NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हम उस पर जाते हैं कि वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि लेटिस एनर्जी उन चीजों की होती है जो क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके क्रिस्टल्स की कोई भी शेप हो सकती है, शेप के हम उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन जो उसका क्रिस्टल जब बनता है, जब आपके दो एटम्स फॉर एग्जांपल Na+ और Cl- ये एक दूसरे से करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक सोडियम और एक क्लोरीन, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो NaCl बन जाता है, और इस प्रोसेस में बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव 787 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम और क्लोराइड आइंस यूं आपस में मिलते हैं तो यूं एनर्जी रिलीज होती है, और ये बेसिकली वो एनर्जी है जो लेटिस एनर्जी है, जो इन दोनों के करीब आने की वजह से सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हुई और उतनी एनर्जी बाहर निकल गई सिस्टम से। ठीक है, जब आप NaCl को स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली आपको अगेन इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आपको जितनी आपकी लेटेस्ट एनर्जी थी, या जितनी आपकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी इसको आप कहते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हो, जितनी आपकी थी इतनी ही आपको प्लस अब देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, अब इतने किलो जाउल्स पर मोल, एक मोल की हम बात करें। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि जितनी आप ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी की बातें कर रहे हो, ये सारी एक मोल के लिए होती हैं। ठीक है, सिंगल मोल के लिए। ठीक है, अगर आप सिंगल मोल गैसियस आइंस का जो है उसको डिसॉल्व करो और बहुत ही ज्यादा पानी के अंदर, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन आप बना दो, ठीक है, इसका सिंगल मोल होना चाहिए, ये जो आपके पास गैसियस आइन होता है। ठीक है, जिस एक कन्वेंशन है, बिकॉज हम यूनिट से उसकी डिफाइन करते हैं, वो पर यूनिट मोल होता है, इस वजह से हम एक मोल के ऊपर ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सो आपको लेटेस्ट एनर्जी का कुछ आइडिया हो गया कि ये बेसिकली एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल बनता है, और उतनी एनर्जी आपको चाहिए होती है जब आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला यूनिट को जब आप ब्रेक करोगे तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जब आप पानी के अंदर डालते हो नमक को, तो आप तो NaCl डालते हो ना पानी के अंदर, तो होता यह है कि सबसे पहले NaCl स्प्लिट होता है Na+ और Cl- के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और फिर यह होता है कि Na+ और Cl- दोनों जो है ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से डाइसोल्यूशन हो जाती है, इनके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, अब जब उनके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स आ जाती हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। सोडियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो होती है 390 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन के साथ है, और जो क्लोरीन की है वो है नेगेटिव 384 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर Na+ Na और Cl दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो टोटल कितनी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कितनी रिलीज होगी? वो होगी 390 + 384, जो कि बनती है 774 किलो जाउल्स पर मोल।
इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब आप पानी के अंदर मिक्स करोगे Na+Cl को। बट स्टार्टिंग में आपको NaCl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है, वो है आपको 787। अब आप देखो कि जो आपकी लेटेस्ट एनर्जी है वो है 787 किलो जूल्स पर मोल, और जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो है 774 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब है आपको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और रिलीज कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाकी एनर्जी है कितनी है, 74 के बाद 84, 85, 86, 87, 13 किलो जूल्स पर मोल। ये एनर्जी जो है, ये जो नमक है वो पानी के अंदर से एब्जॉर्ब करेगा पानी के अंदर से। इसकी वजह से हो क्या, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट फॉर्म में। जब हीट ये एब्जॉर्ब करके यहां से, इसी सॉल्युबिलिटी तो होती है ना, नमक ने मिक्स तो होना ही होना है पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर उसने डिसॉल्व तो होना ही होना है। तो जब होना ही होना है, इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा ये जो 13 किलो जूल्स है ये कहां से आएंगे, ये पानी के अंदर से ये एब्जॉर्ब करेगा। यही वजह होती है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है नमक डालने के बाद वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर होता है पानी का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा बीच में आप अगर नमक मिक्स कर देते हो तो, बिकॉज जो लेटेस्ट एनर्जी है वो आपकी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी की निस्बत। सेकेंडली, अगर आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ये आपकी ज्यादा हो लेटेस्ट एनर्जी से, तो फिर क्या होता है, अगर यूं हो कि हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा हो, फिर आपको मिक्सचर तो होना ही होना है, सॉल्यूबल होगा, आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होगा, ठीक है, और मिक्सचर भी इनका बन जाएगा। और साथ में ये होगा कि आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी ना, हीट अप हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी, लेटेस्ट एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो वो जो नेट एनर्जी है डेल्टा H माइनस लेटेस्ट एनर्जी लेट्स से LE, ये जो एनर्जी है ये डिटरमिन करती है आपकी सॉल्युबिलिटी को। अगर ये जो आंसर है ये बहुत ही कम आ जाए 0 से, इसका बात का मतलब ये कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम है और लेटेस्ट एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये कब होता है, आप किसी लेट से स्टोन को वाटर के अंदर डाल दो, ठीक है, तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम और लेटेस्ट एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो मिक्स ही नहीं होता, वो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। सो इनसॉल्युबिलिटी जो आप कहते हो, इनसॉल्युबल वो तब होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपकी जो बहुत कम होती है लेटेस्ट एनर्जी, और सॉल्युबिलिटी जब आपकी ये दोनों बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, यूं कह लो, या जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अब हम थोड़ा सा वापस एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्चुअल टॉपिक हमारा ये था कि हाइड्रेशन एनर्जी किन चीजों पे, फैक्टर्स अपॉन विच हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स। आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी चार्ज टू साइज रेशियो के, Q/R। यहाँ पे R रेडियस ऑफ एटम है और Q जो है वो चार्ज ऑफ द एटम है, ठीक है। जितनी आपका चार्ज ज्यादा होगा उतनी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और जितना आपका साइज ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब आप इस फिगर में देखो, इस फिगर में आपके पास टॉप से बॉटम जब आप आ रहे हो, और इसको हम वैसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है एक एक्स्ट्रा शेल की एडिशन की वजह से। तो टॉप टू बॉटम इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी, साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे होते हो, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके लेट से ग्रुप 1A की आप बात करते हो, इन सब के ऊपर चार्ज सेम होता है, हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब की सेम होगी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो चार्ज तो सेम है ना, तो Q वाला फैक्टर इन सब में सेम है, R ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगी। जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो, जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो तो आपका साइज बहुत कम होने लग जाता है, साइज डिक्रीजेस, जिस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए। और साथ में ये भी होता है कि आपका ग्रुप नंबर वेरी कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और जब चार्ज आपका बढ़ता जाएगा तो भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो
लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो तो जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करते हो लिथियम से। जो आपके पास लिथियम है ना, इसकी जो आपके पास है आयनाइजेशन, सॉरी नॉट आयनाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, ये है 499 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। और लिथियम के नीचे आपके पास है सोडियम जिसकी है 390, और उसके नीचे आपके पास आता है पोटेशियम जिसकी है 305। तो आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है और हाइड्रेशन एनर्जीज की वैल्यूज कम हो रही हैं, और ये सब की सब नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। इसमें अमूमन एक कंफ्यूजन होती है, बच्चे ये समझते हैं, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं -499 नंबर बड़ा है या -390 बड़ा है, ऑफ कोर्स -390 बड़ा है। इसको आप यूं मत देखो कि ये जो विद नेगेटिव साइन, इसको मत देखा करो। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को आप एज ए नंबर के साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ कंसिडर नहीं करोगे, मैग्नीट्यूड आप सेपरेटली कंसिडर। टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो तो मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो, सोडियम के बाद आपके पास आता है मैग्नीशियम, सोडियम का 399 और फिर मैग्नीशियम, उसके बाद उसकी हाइड्रेशन एनर्जी 1891। अब देखो इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ गया? इसके ज्यादा फर्क पड़ने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि आपका जो साइज है, लेफ्ट टू राइट आपका साइज इंक्रीज करता है, और जो आपका चार्ज है वो भी, जो आपका मैग्नीशियम का चार्ज है वो सोडियम के निस्बत, सॉरी लेफ्ट टू राइट आपका साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। आपका लेफ्ट से राइट साइड पे डिक्रीज करता है साइज, उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो आपका जो साइज है लेफ्ट से राइट साइड पे वो डिक्रीज कर रहा है, और आपका जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से और साइज के डिक्रीज करने की वजह से ये दोनों फैक्टर्स फेवरेबल हैं हाइड्रेशन एनर्जी की सेंस में, तो हाइड्रेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली ज्यादा आ जाती है, ठीक है। और आप अगर मैग्नीशियम से नीचे देखते हो कैल्शियम, कैल्शियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो है 1562। अगेन आपको कम हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह, बिकॉज आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद जो थर्ड एलिमेंट है एल्यूमिनियम, आप क्या एस्टिमेट क्या करते हो? फर्स्ट 390 है, सेकंड 1800 है, थर्ड कितनी होनी चाहिए? 3000। इसकी 4600 हाइड्रेशन एनर्जी। अगेन उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं, दोनों फैक्टर्स फेवरेबल हैं, साइज भी कम हो रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स। हमने स्टार्ट की थी बात सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। हमने एटॉमिक रेडियस से बात शुरू की थी, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स देखे सबसे पहले। एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोगों ने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में देखा, वो क्या होती है, उसके ट्रेंड्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को देखा, इनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर, और इसके ऊपर प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स के हम लोगों ने ट्रेंड्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। फाइनली ये जो लास्ट दो टॉपिक्स है हमारे पास, तीन टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और आज का टॉपिक यानी हाइड्रेशन एनर्जीज। इसके साथ ही हमारी जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं एलिमेंट्स के, वो एंड हो रहे हैं। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे ना, वो सब कुछ एलिमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। यानी मैं आपको हमेशा एक एलिमेंट की बात करता था, आयरन की, कार्बन की, स्ट्रॉन्शियम की, किसी एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा होता था पीरियोडिक टेबल के अंदर। इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स ही अगेन डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स, नहीं अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। पीरियोडिक ट्रेंड्स सिर्फ हम लोगों ने 3 डिस्कस करने हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर एक हम लोग हेलाइड्स को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं, पहले हम लोग एलिमेंट्स पे थे ना, अब हम कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे कि ये कैसे वेरी करती हैं प्रॉपर्टीज, हेलाइड्स के अंदर, हाइड्राइड्स के अंदर और ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। दैट्स इट।